तक हम 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी अध्याय की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आराम से इस वीडियो को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपके लिए लाभदायक है या नहीं। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम राज्य के बारे में बात करेंगे और राजा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एक गणराज्य के बारे में भी बात करेंगे, साथ में एक महाजनपद को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक मतलब है राजा महाराजा जो बनते थे वो किस प्रकार बनते थे, ये आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है इस पार्ट का। पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कल पूछा था, तो वो था कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, और जबकि चरक ने उसको 360 बताया था। तो जो हड्डियां हैं, हड्डियों की संख्या मानव में 206 पाई जाती है। एक गण ने इसका आंसर दिया था 206, एकदम राइट आंसर है वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ लोग शासक कैसे बने। तो राजा जो शासक होते थे वो राजा कहलाते हैं। राजा हम जानते हैं कि राजा को चुनने के लिए लोग रहते थे, लोगों को हम कहते हैं जन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा जन, यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की परंपरा में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये था कि यज्ञ आयोजित कर राजा बनने लगे थे। यज्ञ करते थे और यज्ञ आयोजित करके किस प्रकार बना जाता था राजा। यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को छोड़ने के पश्चात वो घोड़ा जहाँ जहाँ घूम के आता, उस जगह पे उस जो राजा है जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका राज्य माना जाता था। लेकिन अगर कोई उस घोड़े को बीच में ही पकड़ लेता तो वो राज्य वहाँ पर ख़त्म हो जाता, और जबकि जिसने वो घोड़ा पकड़ा है उसे घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और फिर जीतने के बाद में वो सीमा डिसाइड की जाती थी। अब हम बात करेंगे ये जो यज्ञ थे, यज्ञ कौन करवाते थे, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये यज्ञ पुरोहित करवाते थे, और पुरोहित जब ये यज्ञ संपन्न करवाते उसके बाद में उन्हें उपहार की व्यवस्था की गई थी, उन्हें उपहार दिया जाता था। अगली हम बात करेंगे मुख्य स्थान किसका था, राजा का। ऑब्वियस सी बात है, जब राजा राज कर रहा है तो मुख्य स्थान भी राजा का ही रहेगा। राजा को कहाँ बिठाया जाता था, या तो राज सिंहासन पर, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाघ की खाल का आसन। इन दोनों चीज़ों पर राजा को बिठाया जाता था। बाघ की खाल का आसन भी राजा के बैठने के लिए काम में आता था। बात करते हैं राजा के साथ में एक सारथी रहा करता था। सारथी मीन्स साथी, जो राजा के विजयों का गुणगान किया करता था, राजा उसको इनाम प्रदान करते थे। आगे हम बात करेंगे विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, आप विष और वेश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वेश्य शब्द से ही विष निकला है। तो जो वेश्य हैं वो राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। और जो वेश्य हैं, इनको जो पुरोहित है, जो कि ये जो है इन्होंने यज्ञ करवाए थे, वो पुरोहित विष या वेश्यों को क्या मानते थे, शूद्र मानते थे, और इनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक बात। उत्तर वैदिक क्या होता है, ऋग्वेद के पश्चात जितने भी वेद रचे गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक कहते हैं। उत्तर वैदिक में हमारे पास में आएंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों के तीनों वेद हमारे पास में उत्तर वैदिक के अंतर्गत आते हैं। और भी वैदिक ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं, वो सभी ग्रंथों को हम उत्तर वैदिक काल में रखेंगे। आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने इन तीनों ग्रंथों के, चारों ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। जो चौथा ग्रंथ कौन सा है, 3 तो ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हो गया। चौथा हमने कल एक पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ लिया था, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में दें। अब हम बात करें
पुरोहित द्वारा रचित उन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां व तथा सामाजिक नियम बताए गए हैं। जो ये उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं उनमें क्या क्या है, संपादन की विधियां हैं तथा सामाजिक नियम भी उसी में बताए गए हैं। अब इसके बाद में पुरोहितों ने जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको वर्ण में विभाजित कर रखा था। विभाजित का मतलब है उनको क्या क्या कार्य करने हैं। तो कितने वर्ण थे, टोटल 4 भागों में विभाजित कर रखा था। पहले भाग का नाम था ब्राह्मण, और ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ करवाना। इसके बाद में दूसरा कार्य था क्षत्रिय का, और क्षत्रिय में कार्य का था उनका था शासक और तथा युद्ध करना। इसके बाद में विष या वैश्य, इनका कार्य था कृषि, पशुपालन और व्यापार। ये तीनों काम किसके थे, विष या वैश्य के। अगला नाम आता है शूद्र का। इन सब की सेवा करना किसका काम था, इन तीनों की सेवा कौन करता था, शूद्र करता था, और इसे अछूत समझा जाता था। शूद्र महिलाओं तथा शूद्रों को, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्र की तरह अपवित्र माना जाता था। वर्ण निर्धारण का जो है, किससे वर्ण निर्धारण किया जाता था, जन्म के आधार पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण का निर्धारण किससे किया जाता था, जन्म के। जैसे कि कोई अगर ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, कोई अगर शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र ही कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे जनपदों की। तो जैसे ही जनपद की बात करेंगे, जनपद एक तरीके से क्या हुआ, जनपद एक एरिया हुआ। एरिया का मतलब जहाँ पे कोई जनता रहती हो। तो महायज्ञ करने वाले राजा जन के ना होकर अब जनपद के होने लगे। जनपद मतलब एक बड़ा एरिया हो गया। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जन के बसने की जगह जनपद का। जनपद के लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में। फसलें कौन कौन सी, चावल, गेहूं, धान, दालें, गन्ना, तिल व सरसों। मिट्टी के बर्तन वो उपयोग में लिया करते थे। अब जो बर्तन लेते थे उसमें जो चित्रकारी करते थे उसका रंग कौन सा था, धूसर कुछ तो, और कुछ कैसा था, लाल। तो टोटल मिला के ये रंग कैसा हुआ, चित्रित धूसर। ठीक है, हमने कल पढ़े थे काले लाल में रद्भांड पढ़े थे, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करेंगे जो ये चित्रित करते थे मिट्टी के बर्तनों पर, वो किस प्रकार की लाइनें खींचते थे। तो लाइनों में सरल रेखाएं भी होती थी और ज्यामितीय आकृति की भी रेखाएं हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे महाजनपद की। जनपद हो चुके हैं। जनपद के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, साम्राज्य बढ़ता गया, तो महाजनपद का उन्होंने रूप ले लिया। महाजनपद जो बनना स्टार्ट हुआ लगभग 2500 साल पहले। जनपद किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में। इनकी अलग से एक राजधानी हुआ करती थी, और वो जो राजधानी थी उसमें किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी किससे की गई थी, लकड़ी, ईंट, पत्थर की दीवारों से। ठीक है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी उनका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। मगध की हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जाकर। उसकी राजधानी थी राजगिरे या फिर पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र है इसका आज नाम क्या है, पटना है। और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मगध कौन से एरिया में स्थित था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। पिछले नोट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ मगध किस एरिया को कहा जाता था, वो आज के दौर में वो मगध क्या कहलाता है। राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि जनपद कैसा हो गया था, महाजनपद में कन्वर्ट हो गया था। एक बड़ा एरिया कंट्रोल करना है तो राजा सेना रखने लगे थे। सेना कैसी, नियमित सेना रखने लगे थे और नियमित उनको वेतन देने लगे थे। भुगतान किस में करते थे, आहत सिक्कों में। आगे बात करेंगे कर की। अगर नियमित सेना रखी है तो उनको वो क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, नियमित सैलरी दे रहे हैं। तो जब उनको नियमित सैलरी दी जा रही है तो उनको सैलरी के लिए जो राजा के पास में थोड़े रुपये भी होना ज़रूरी हैं, पैसे होना ज़रूरी हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, कर लेता था। किससे, जनता से। अब कर किस किस प्रकार के हुआ करते थे, उपज का 1/6वां भाग, जो कृषि होती थी उसका कितना भाग, 1/6वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसके बाद में कारीगरों से श्रम के रूप में, पशुपालकों से उत्पाद के रूप में। इसी तरह अगर कोई आखे टके या फिर जंगलों में रहने वाला है तो उससे जंगलों के उत्पाद कर के रूप में लिया करते थे। तो कर क्या हुआ, महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। पहले क्या हुआ करता था कि जो है राजा कर नहीं लिया करते थे, वो विभिन्न लोगों से उपहार स्वरूप विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते थे, उससे कार्य चल जाता था। पहले
सेना स्थायी नहीं हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे कृषि में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का आविष्कार, उससे पहले लोहे का आविष्कार नहीं था। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे के हल भी बनाना शुरू हो गए। पहले हल लकड़ी के बना करते थे। तो लकड़ी के हलों से क्या है, जो मजबूत मिट्टी की होती थी, जमीन जो मजबूत होती थी उसको खोदना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पहले उपज कम थी। इस वजह से जो है कृषि में ज़्यादा परिवर्तन हो नहीं पा रहे थे। जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे के हल बनने लगे। जैसे ही लोहे के हल बने तो उपज में वृद्धि हो गई, और उपज में वृद्धि हो गई तो काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी उन्हें बढ़ानी पड़ी। तो उपज में वृद्धि के लिए किन किन लोगों द्वारा काम करवाया जाता था? जो जीत के लाते थे, दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर, इन सबको उपयोग में लिया जाता था। किसके? कृषि के लिए। आगे हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, अपने और हिस्ट्री के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी ये रिपीट होगा मगध। तो अभी इसके जितने टॉपिक्स आए उनको एकदम तुरंत रट लेना है। इसमें से जो क्वेश्चन है वो उठने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद का नाम क्या था? मगध। ये महाजनपद था। अब इसके महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है? महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ पे यातायात की सुविधा थी, जल वितरण व्यवस्था अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी। तो ये सभी कारण क्या थे इसके महत्वपूर्ण होने के। इसके अलावा यहाँ पे एक हिस्सा जंगल का था। जंगल हिस्सा का मतलब क्या हो गया? वहाँ पर क्या थी? लकड़ियाँ उपस्थित थी। तो लकड़ियों से क्या झोपड़ी भी बना सकते थे, लकड़ियों का उपयोग करके खाना बना सकते थे, लकड़ी का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा एक साम्राज्य को चलाने के लिए उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है। तो इन जंगलों में हाथियों के झुंड पाए जाते थे। इनको जंगल से पकड़ कर लाकर और प्रशिक्षण दिया जाता था तथा इनको फिर युद्ध में काम में लिया जाता था। यहाँ पे लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा थी। लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा के कारण उसको उपयोग में लेके वो उपज को बढ़ाया करते थे। 2 शक्तिशाली राजा मगध के हुए थे। इनमें से एक का नाम बिंबिसार है, दूसरे का अजातशत्रु या उसको बोलते हैं अजात शत्रु। आगे हम बात करेंगे महापद्मनंद की, जो ये भी एक महत्वपूर्ण राजा जो है महाजनपद मगध का हुआ करता था। इसका नाम महापद्मनंद है। यह एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने अपना नियंत्रण उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैलाया था। कहाँ तक फैलाया? उत्तर पश्चिम एरिया तक फैलाया था। अब उत्तर पश्चिम एरिया कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे। ऊपर से जम्मू कश्मीर, पिछली जब उस समय की बात करें तो अफगानिस्तान वगैरह भी एक भारतीय उपमहाद्वीप का ही पार्ट था। तो वहाँ तक महापद्मनंद ने अपना शासन फैला लिया था। उसी समय जब हम राजधानी की बात करें तो जो इसकी राजधानी थी वो थी पटना या पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं। और एक क्या थी? राजगीर थी। पहले राजगीर थी, राजगीर है जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद में क्या बन गई? पाटलिपुत्र। जो ये उत्तर पश्चिम तक जो साम्राज्य फैलाया गया था उसी के आधार पर एक कहानी है कि मेसिडोनिया का राजा था। मेसिडोनिया की राजा ने क्या किया? पूरे विश्व को जीतने का संकल्प लिया, और विश्व को जीतने के संकल्प में वो चलता हुआ भारत की तरफ आया। लेकिन जैसे ही वो मगध साम्राज्य में एंटर करने वाला था तो उसकी सेना ने वहाँ पे एंटर करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मगध की विशालता और मगध के साम्राज्य के बारे में पहले से सुन रखा था। अब हम दूसरे गणराज्य की बात करेंगे, उसका नाम है वज्जी संघ। नाम है वज्जी। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी वज्जी की है वैशाली। और ये क्या था? एक गणराज्य था। गण क्या होता है? गण शब्द का उपयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। वहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता, राजा बहुत सारे हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ? कई शासक होते थे। और जो बुद्ध और महावीर दोनों गण से संबंधित थे। ये बात थी वज्जी की। अब वज्जी संघ का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो आपको बता दें, वज्जी संघ का उल्लेख दीघ निकाय में मिलता है। और दीघ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो 2300 साल पहले लिखा गया था। अब आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र या गणतंत्र की। जो हमने बात की है, गण क्या था? वज्जी एक गण था। अब गण की भी बात कर ली, क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एक क्या होती है? संस्था होती है। अब प्रजातंत्र, सबसे पहले इसका उदाहरण कहाँ मिला प्रजातंत्र का? तो उसकी बात करते हैं। एथेंस में ये हमें मिला है। और कितने साल पहले? 2500 साल पहले। ये गणतंत्र कितने साल चला? 200 साल चला। ये व्यवस्था 200 साल चली। और 30 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को, ओनली पुरुष, ये ध्यान रखना है, ओनली पुरुषों को पूर्ण नागरिकता दी गई थी। साल भर में कम से कम 40 सभाएं की जाती थी। सभी नागरिक इसमें
भाग लेते थे। नागरिक कौन? पुरुष। पदों की नियुक्ति, अब जब गणराज्य है तो उन पदों की नियुक्ति भी होती होगी। पदों की नियुक्ति किस व्यवस्था से होती थी? लॉटरी के माध्यम से पदों की नियुक्ति हुआ करती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था। अब अगर यदि वीडियो आपको अच्छा, शुरू करते हैं आज हम नए प्रश्न नए विचार। मीन्स क्या हुआ, कुछ लोगों के मन में नए नए प्रश्न उठने लगे, विचारधाराएं उठने लगी और उनसे नई नई विचारधाराएं बनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्ध से संबंधित और जैन से संबंधित दोनों धर्म के अलावा हम पढ़ेंगे उपनिषद से संबंधित और षड दर्शन से संबंधित। ये सारी बातों को हम इस अध्याय में कवर करेंगे। तो वैसे ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस उठना लाजमी है। शुरू करते हैं पहले हम बुद्ध की कहानी से। बुद्ध की क्या कहानी, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से इन्होंने विचारक बने, किस प्रकार से बौद्ध धर्म की इन्होंने क्या स्थापना की थी। तो बात करते हैं पहला टॉपिक, बुद्ध की कहानी। इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। जन्म कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और ये जो कास्ट से बाई कास्ट क्या थे? क्षत्रिय थे। कहाँ के? शाक्य नामक एक छोटे से गण के। अब बात आई है गण की बात हमने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए हमने कौन से गण की बात पिछले चैप्टर में की थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस गण की राजधानी क्या थी उसके बारे में भी आप बताएंगे। आगे हम बात करेंगे युवा अवस्था में इन्होंने क्या छोड़ा था? घर। किसके लिए? ज्ञान की खोज के लिए और तपस्या करने के लिए। कहाँ चले गए? ये चले गए जंगलों में। और वहाँ पर जाकर कहाँ पर गए? बोध गया में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की? तपस्या। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ये क्या कहलाए जाने लगे? बुद्ध कहलाए जाने लगे। आगे हम बात करेंगे इन्होंने पहला जो उपदेश दिया है वो कहाँ पर दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह का नाम है, वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। तो सारनाथ गए, सारनाथ पे इन्होंने क्या दिया? अपना पहला उपदेश। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे जब ये धर्म था तो इनकी कुछ शिक्षाएं भी होगी, उन शिक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जैसे हम बात करेंगे, इनकी पहली शिक्षा क्या थी? दुख और कष्टों से भरा हुआ है क्या? हमारा जीवन। और ये दुख और कष्ट हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? इच्छा व लालसा है। आज हमें एक टारगेट अचीव कर लिया तो हमारे मन में ये आता है कि ये भी टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए था। आज हमें अगर किसी ने कोई चीज़ दी तो अगली चीज़ के लिए हमारी जो है मन की इच्छा वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे दुखों का कारण क्या है? इच्छा व लालसा। ये किसका कहना था? महात्मा बुद्ध का। और लिप्सा को क्या कहा महात्मा बुद्ध ने? तृष्णा कहा था। इसके अलावा लालसा से मुक्ति, जो ये लालसा है, इच्छा है, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो आत्म संयम बनाकर, आप मतलब अपने आप पर कंट्रोल कर मैनेजमेंट कर हम क्या कर सकते हैं? लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उनकी शिक्षा की भाषा क्या थी? किस लैंग्वेज में उन्होंने शिक्षा दी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस शिक्षा में दी थी? किस भाषा में दी थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। ओके, आगे जैसे हम बात करेंगे उपनिषदों की। उपनिषद क्या थे? उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद क्या थे? इन सभी के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और साथ में अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये PDF व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आगे बात करेंगे हम उपनिषद की। उपनिषद क्या थे इनके बारे में बताते हैं। बुद्ध के समय से ही दूसरे चिंतक भी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लगे हुए थे। जो महात्मा बुद्ध के काल की बात करते हैं, 2500 साल पहले की जो हम बात करते हैं, उसी समय महात्मा बुद्ध के अलावा भी बहुत सारे चिंतक थे, वो भी नए नए प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, वह मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। जो इनका एक मानसिक बना कि स्थायी कुछ ना कुछ चीज़ स्थायी है, वो चीज़ क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या रहती है? इंसान मर जाता है, लेकिन आत्मा क्या रहती है? स्थायी रहती है, मतलब आत्मा नहीं मरती। आगे बात करेंगे ऐसे कई विचारों का उल्लेख उपनिषदों में है।
ऐसे कई विचारों का उल्लेख किस में है? उपनिषदों में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक मतलब ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों का हिस्सा कौन है? उपनिषद है। और उपनिषद का अर्थ मैंने बोला था, इसके अर्थ की बात करेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना मतलब किसी जो कोई शिष्य है वो अपने गुरु के पास में बैठ के उनसे अपनी क्या लेते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। और किस रूप में? वार्तालाप के रूप में अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं। उपनिषद की बात करते करते हम बात करेंगे षड दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। षड दर्शन कितने हैं? टोटल 6 हैं। नाम से पता चल रहा है षड दर्शन मीन्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। 6 के नाम क्या है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। इनको मिलाने के लिए क्वेश्चंस आता है सीटेट में, तो इनको स्पेशली याद कर लेना। अगर वैशेषिक की बात करें तो स्थापना महर्षि कणाद ने की थी। न्याय की बात करें तो गौतम ने। सांख्य की कपिल। योग पतंजलि। उसके बाद में पूर्व मीमांसा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत जिसको बोलते हैं व्यास जी ने इनकी स्थापना की थी। ये सारे के सारे 6 के 6 नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्त्री। इस काल में जो सबसे प्रसिद्ध स्त्री थी, वैसे स्त्रियों को जो सभाएं होती थी उनमें भाग लेने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, लेकिन गार्गी ऐसी महिला थी जिन्होंने हर सभाओं में, मैक्सिमम सभाओं में क्या लिया? भाग लिया। और जैसे जो ऊपर की जात वाले माने जाते थे जो वो सभाओं में भाग लिया करते थे, लेकिन एक सत्यकाम जाबाली भी इसी समय पे बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये एक दासी माँ का पुत्र था जो विभिन्न सभाओं में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो 2 प्रसिद्ध नाम आपको याद रखने, एक तो गार्गी, दूसरा है सत्यकाम जाबाली। आगे हम बात करेंगे पाणिनि की। तो पाणिनि में क्या लिखा था? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। किसने? पाणिनि ने। संस्कृत जो भाषा है उसके व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया, षड दर्शन हमने पढ़ लिया, उपनिषद हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म क्या था, कब हुआ, कौन से तीर्थंकर थे, उनकी सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म भी उसी समय का जिस समय हमारे पास में बौद्ध धर्म था। 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। मतलब 2500 साल पहले कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। नाम क्या था? वर्धमान महावीर। कौन से संघ के थे? वज्जी संघ। इसकी आपको राजधानी कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बताओ महात्मा बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे या नहीं थे? वो भी क्षत्रिय थे और ये भी क्या है? क्षत्रिय हैं। आगे बात करेंगे कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ा इन्होंने? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और कहाँ चले गए? जंगल में। और 12 वर्ष की तपस्या की। उसके बाद में इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे हमने बौद्ध की शिक्षाएं पढ़ी थी उसी प्रकार जैन की शिक्षाओं को भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा क्या है? अहिंसा, मतलब किसी को मारना नहीं है, और इसका कड़ाई से पालन करने के लिए किसने बोला था? जैन धर्म ने। इसके बाद में बात करेंगे शिक्षा कौन सी भाषा में दी? प्राकृत में। प्राकृत की भाषा का मतलब क्या हुआ? एक आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए ज़्यादा जो धर्म है ज़्यादा फैला। और जैसे मगध में अगर जो प्राकृत भाषा बोली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत मागधी बोलते हैं। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करते थे। साथ में बात करते हैं चोरी न करने की सलाह ये देते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इन्होंने शिक्षा दी है। अगर हम बात करें पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्यागने के लिए कहा करते थे। मुख्य थे व्यापारी जैन धर्म के समर्थक थे, जबकि सबसे कम समर्थक कौन थे? किसान थे। अब ऐसा रीज़न क्यों है कि व्यापारी तो इनके समर्थक हो गए लेकिन किसान समर्थक नहीं हो पाए? क्योंकि किसान खेती करते थे और खेती में हिंसा वाला जो इनका रूल है वो चलता नहीं है। क्योंकि आप खेती कर रहे हो तो वहाँ से आपको जानवरों को भगाना भी पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों को मारना भी पड़ेगा, तो ये सब तरीके क्या है? कि हिंसा है। इसलिए किसानों को ये धर्म क्या नहीं आया? पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हिंसा करे बगैर अपना उत्पादन किस प्रकार करेंगे। सबसे ज़्यादा समर्थक कौन थे? जैन धर्म के लोग। आगे हम बात करेंगे वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन धर्म जो है इसमें जैन वर्ड का क्या मतलब है? तो जैन किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन का अर्थ क्या हो गया?
विजेता हो गया। जैन कहाँ से निकला है? जिन शब्द से, और अर्थ क्या है? विजेता। अब दो वर्ड्स की हम बात करेंगे, एक तो हमारे पास में संघ है और दूसरा वर्ड है हमारे पास में विहार। तो इन दोनों की ओर बात कर लेते हैं। संघ क्या था? एक संगठन था, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संघ एक संगठन होता है जो कि घर त्यागने वाले लोगों के लिए बनाया जाता था, और इस संघ में रहने वाले लोगों के लिए जो नियम बनाए जाते थे उसके लिए बौद्ध धर्म में क्या है? विनय पिटक। सब एक समान रहते थे, चाहे उस अगर किसी संघ में आप एंट्री लेते हो, चाहे आप राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फिर आप लोअर कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सब एक समान जो है व्यवहार किया करते थे। आगे भोजन के लिए क्या करते थे? ये भिक्षा मांगा करते थे, और जो पुरुष को तो कहते थे भिक्खु और स्त्री को कहते थे भिक्षुणी। आगे हम बात करेंगे इनमें अगर कोई लड़ाई दंगे या फिर कुछ और मतभेद हो जाते थे तो उसके लिए बैठकों का आयोजन किया जाता था। एक विशिष्ट समय निकालकर बैठकों का आयोजन किया जाता था। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो कार्ले की एक गुफा है, वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। जबकि सारनाथ का स्तूप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। अब बात करते हैं विहार की। विहार क्या था? एक स्थायी शरण स्थली है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अपने घर त्याग करने पड़ेंगे। अब जैसे ही घर त्याग करते हैं तो इधर उधर घूमना पड़ता है। पहले क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के अपनी शिक्षा को प्रचार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? एक स्थायी क्या करने लग गए? शरण स्थल बनाने लग गए। इन्होंने स्थायी शरण स्थल किसका बनाया? पहले लकड़ियों का बनाया, बाद में ईंटों का बनाने लग गए। पश्चिमी भारत में पहाड़ खोदकर ये क्या बनाते थे? गुफाएं बनाते थे। वही क्या कहलाते थे? विहार कहलाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, जरथुस्त्र। क्या है? जरथुस्त्र क्या थे? ये ईरानी पैगंबर। ठीक है, ईरानी पैगंबर का नाम क्या था? जरथुस्त्र। आगे हम बात करेंगे इनके जो संकलन है किसका? शिक्षाओं का। वो किस में लिखा हुआ है? जैन अवस्था में। तो शिक्षाओं का संकलन है जैन अवस्था में। मूल शिक्षा क्या थी? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो आपको ये तीनों लाइनें याद करनी है। ईरानी पैगंबर का नाम क्या? जरथुस्त्र। संकलन जैन अवस्था। मूल शिक्षा है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। आगे हम बढ़ते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं। आश्रम टोटल कितने थे? आश्रमों की संख्या 4 है। पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य। इसका काम क्या था? इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, सिर्फ 3 ही वर्ण इन्होंने लिए हैं। शूद्र इन्होंने नहीं लिया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में पिछली बार पढ़ लिया था हमने। चौथी तीनों वर्ण व्यवस्था आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो तीनों के तीनों को तो क्या था? इसमें अपेक्षा की जाती थी कि सादा जीवन कर वेदों का अध्ययन। मतलब क्या हुआ? वेदों का अध्ययन की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। इसके बाद में हम बात करेंगे गृहस्थ आश्रम की। दूसरा आश्रम है गृहस्थ। इसमें क्या? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहने का वचन दिया करते थे कि हम गृहस्थ जीवन इसमें क्या करेंगे? बिताएंगे। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जंगल में रहकर साधना, और संन्यास में जो मनुष्य है वो सन्यासी बन जाता है। तो इस प्रकार आपका छठा चैप्टर बहुत ही आसानी तरीके से आपके नोट्स पाई जाएगी, और बहुत जल्द जो CDP है वो भी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। सभी की PDF आपको विदाउट कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे दी गई है, साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी अपलोड कर दी गई है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। मीन्स क्या हुआ? एक जो बहुत बड़ा राज्य हुआ करता है उसको क्या नाम दे दिया? अब हमने साम्राज्य नाम दे दिया। और साम्राज्य क्या होता है? क्या क्या इसमें कार्य चलते हैं, और इसका राजा क्या करता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है, साथ में उसकी कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारियां होती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में इस साम्राज्य में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। स्पेशली मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है। अगर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुपयों पर विद्यमान शेरों के निशानों के बारे में। जो आपने देखा होगा कभी कि आपके जो रुपया है, रुपये के पीछे के वाले हिस्से में एक शेर का निशान हुआ करता है। ये शेर का निशान यूं ही नहीं उकेरा गया, वो एक ये प्राचीन निशानी है। प्राचीन निशानी का मतलब क्या है? ये पुराने समय में पत्थरों को काट कर ये निशान बनाया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें शेरों की निशानी कहाँ से आई है, तो वह ये प्राचीन काल से, और प्राचीन काल में कहाँ से आई है? सारनाथ में विशाल स्तंभ से आई है। एक बड़े राज्य को क्या कहा जाता है? साम्राज्य कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? लगभग 2300 वर्ष पहले। 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि अशोक के दादा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से की थी? तो वो की थी हमने
चाणक्य की सहायता से। अगली हम बात करेंगे चाणक्य ने कौन सी बुक का लेखन किया था, तो उसका नाम था अर्थशास्त्र। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका कि चाणक्य की बुक का क्या नाम था, तो अर्थशास्त्र। आगे बात करें, हम बोलते हैं कि मौर्य वंश, तो वंश से क्या मतलब है? वंश मतलब होता है एक ही परिवार के कई सदस्य। ये सारी जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी की बुक की किताब की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने शामिल की है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ओके दोस्तों, क्योंकि सीटेट में सारा जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। अगर इनका क्रम के बारे में बात करें कि क्या क्रम था, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बाद में उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, उसके बाद में अशोक राजा बने। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे हम बात करेंगे, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। जो ये साम्राज्य है कोई छोटा मोटा तो रहता नहीं है, क्योंकि राज्य से बड़ा होता है साम्राज्य, तो बहुत सारे इसमें क्या रहते हैं, जो नगर रहते हैं। उनमें से कुछ की बात करेंगे जो फेमस थी राजधानियाँ, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये तीनों फेमस थी। अब क्यों फेमस थी? क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति के कारण ये फेमस थी। अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन से भारत से मतलब दक्षिणी भारत में जाने के लिए रास्ता कहाँ से निकलता है? उज्जैन से। जबकि तक्षशिला की बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी व मध्य एशिया के लिए जो रास्ता निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तक्षशिला से। पाटलिपुत्र तो प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख अभिलेख हुई। अभिलेख हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, अभिलेख क्या होते हैं और क्यों इनको खुदवाया जाता था, कहाँ कहाँ किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता था, ये सारे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वैसे तो बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहला है कंधार, दूसरा शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, टोपरा, मेरठ, मास्की, ब्रह्मगिरी, कलिंग, लोरिया अरेराज और धौली। ये 10 जो नाम हैं इनको आपको रट लेने हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राज्य व साम्राज्य में अंतर क्या है। एक तो राज्य और दूसरा क्या होता है? साम्राज्य। आज तक हमने पढ़ा है कि राज्य के बारे में पढ़ा था 6th चैप्टर तक, लेकिन 7वें चैप्टर में हमारे पास में क्या आ गया? साम्राज्य। तो क्या अंतर है? राज्यों से बड़े होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। जब बड़े होंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या रखनी पड़ेगी? सेना रखनी पड़ेगी। और अगर सेना रखेंगे तो संसाधनों की भी क्या होगी? आवश्यकता पड़ेगी। और उनको जो वेतन देंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कर भी अधिक इकट्ठा करना पड़ेगा। और कर अधिक इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिक क्या चाहिए? अधिकारी या कर्मचारी चाहिए। ये क्या है? सारा का सारा अंतर है किसमें? राज्य में और साम्राज्य में। आगे हम बात करेंगे साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस तरीके से काम करता? बिना प्रशासन के कोई भी साम्राज्य चल नहीं सकता। तो प्रशासन का क्या कार्य थे? पाटलिपुत्र, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, आज के पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। सम्राट सीधा नियंत्रण रखता था कौन से इलाके में? जो उसके आसपास का इलाका है, मीन्स पाटलिपुत्र वाला एरिया। आगे हम बात करें गांवों और शहरों से किसानों, पशुपालकों व शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कर कौन इकट्ठा करते थे? अधिकारी। और इनकी क्या की जाती थी? नियुक्ति। उनको नियुक्ति के बगल जो वो कार्य करते थे कर इकट्ठा करने का, तो उनको वेतन भी दिया जाता था। इसके साथ में ही जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों पर नज़र बनाए रखने के लिए एक तो संदेश वाहकों को और एक जासूसों, इन दोनों की भी नियुक्ति की जाती थी। ये दोनों के दोनों किसकी निगरानी रखते थे? अधिकारियों की निगरानी रखते थे। आगे हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के भीतर बहुत सारे छोटे प्रांत व क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का नियंत्रण था। अब इतने बड़े साम्राज्य में अकेले राजा तो पूरे एरिया का जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जो दूर दूर के इलाके थे उन पर जो तक्षशिला है और उज्जैन है, इन जैसी प्रांतीय राजधानियों का नियंत्रण रहता था। आगे हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी एरिया का उस समय क्या फेमस थे? कंबल फेमस थे। इसी तरीके से दक्षिणी भारत में जो फेमस चीज़ थी वो थी सोना और कीमती पत्थर। ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी कर्नाटक साइड से क्या मंगाया जाता था? सोना मंगवाया जाता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ढंग से याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे नजराना क्या होता है। जैसे हमने कर पढ़ा था पिछली क्लास में, कर क्या होता है, उसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे नजराना क्या होता है। कर को नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, जबकि नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि नजराना किस प्रकार इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि राजा अभी पाटलिपुत्र में है और वहाँ से
चल के वो उज्जैन जा रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी जो एरिया पड़ेंगे उन सभी एरियो में जो जिस तरह के जो इंसान मिलेंगे, जैसे कि कोई चरवाहा मिला तो उससे जो है कि जानवरों को ले लिया, अगर किसी के पास में खेती है तो उससे खेती का सामान ले लिया, तो ये सब क्या होते हैं, नजराने होते हैं। और दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है कि ये जो है कंपलसरी नहीं है, नजराना कंपलसरी नहीं है, जबकि कर क्या है, कंपलसरी होता है। नजराना सामने वाला अपनी इच्छा से प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करेंगे एक जो है राजदूत था मेगस्थनीज, उसके बारे में। मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसका राजदूत था ये, सेल्यूकस निकेटर का। और कहाँ से आया था, पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी एशिया से आया था। और सम्राट व साम्राज्य की विशेषताओं का क्या इसने वर्णन किया। जब आया है तो कुछ तो जो मैं यहाँ की स्टडी करके लेके गया, और स्टडी में उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके स्टडी से हमने निकाला है पाटलिपुत्र को, क्योंकि यही एक फेमस जगह है जो कि हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनीज का कहना था कि यहाँ पर विशाल और खूबसूरत नगर है, विशाल प्राचीर है। आपको याद रखना है कि 570 तो बुर्ज हैं, द्वारों की संख्या 64 बताई है, और 2 और 3 मंजिला घर हैं जो कि लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। उसने साथ में राजा के महल के बारे में भी बताया। राजा का महल काठ से बना हुआ था, जो और बहुत ही आलीशान जो उसका महल था। आगे हम बात करेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठते हैं, वो है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में बात करें तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, अब प्रसिद्धि का कारण क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा संदेशों को पहुंचाए। आज तक अभिलेखों के द्वारा संदेशों को पहुंचाने का काम सबसे पहले किसने किया था, अशोक ने किया था। कौन सी भाषा में, प्राकृत में। अब मुझे आप ये बताइएगा महात्मा बुद्ध ने किस लैंग्वेज में अपने जो है उपदेश दिए थे, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। अगर हम बात करें फेमस होने की, तो फेमस जो अशोक फेमस हुए थे वो हुए थे कलिंगा युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा था कब, उनकी राजा बनने के 8 साल बाद। ये चीज़ ध्यान रखना, राजा बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध को विजय किया था। साथ में कलिंग क्या है, कलिंग है एक तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम। ओके, तटवर्ती उड़ीसा का नाम, प्राचीन नाम क्या है, कलिंग। आगे हम बात कर रहे थे इनकी जो इन्हें युद्ध लड़ा था कलिंग का, उस युद्ध में क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से फेमस हुए। तो इन्होंने लगभग 1.5 लाख तो बंदी बनाए थे, और साथ में 1 लाख लोग मारे गए थे। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर अशोक का जो है दिल भर आया, और उन्होंने इस युद्ध के बाद में युद्ध करने से मना कर दिया कि आज के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख को बंदी बनाया था और 1 लाख लोगों को मरते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा था किसी भी स्वतंत्र राज्य का दिल जीतने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान कर दी जाए, उसी से आप उनका दिल जीत सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वो जो आपको बताया है कि इन सब को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, ये उन्होंने क्या ली, शपथ ली। और जो युद्ध नहीं करेगा यही एक मात्र साधन नहीं था, उसके अलावा उन्होंने एक धम्म की स्थापना भी कर दी। और धम्म की स्थापना में क्या किया उन्होंने, पहला किसी देवता की पूजा व कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। जो धम्म की स्थापना की है उसमें किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी कर्म कांड की आवश्यकता है। आगे हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या था, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर इन्होंने धम्म की स्थापना की। तीसरा है धम्म महामातों की स्थापना इन्होंने की थी। इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था धम्म का प्रचार करना और आगे उनको आगे तक भेजना। जो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उनको अपने उपदेशों को सुनाना। तो धम्म के प्रचार के लिए नियुक्ति किसकी की, धम्म महामात की। और ये कहाँ कहाँ पर अपने दूत भेजे गए थे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, इन चारों जगह पर अशोक ने क्या भेजे थे, दूत भेजे थे धम्म के प्रचार के लिए। अभिलेख किन किन चीज़ों पर लिखे गए थे, शिलाओं पर और स्तंभों पर। इसके अलावा इन्होंने सड़क, कुएं और विश्राम गृह भी बनवाए। चिकित्सा जो है मनुष्य के लिए भी चिकित्सालय बनवाए और साथ में जानवरों के लिए भी इन्होंने क्या, चिकित्सालय बनवाए।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है ये, जहाँ पर हमें क्या मिली है, एक उत्कृष्ट पॉलिश की पत्थर की मूर्ति मिली है। कौन सी जगह पर? रामपुरवा। अगर हम पूछे कि रामपुरवा कहाँ पर है तो आप बताओगे बिहार में स्थित है। प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे, वो हमको आपको बताते हैं कि पहला था कि विभिन्न अवसरों पर किसकी क्या करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, जीवों पर दया, दासों के साथ अच्छा व्यवहार, दान देना चाहिए, जो ब्राह्मण और श्रमण वगैरह होते हैं उनको दान देना चाहिए, और दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, दूसरों के धर्म का आदर करना चाहिए। उनका कहना था यदि आप दूसरे के धर्म का आदर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने धर्म का भी आदर नहीं कर रहे हैं। आगे जो हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो साम्राज्य के राजा हुए हैं और बहुत सारे साथ के साथ में जो हम बात करें कि शासक हुए हैं उनकी, अगर हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन की, तो मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ था हमारे पास में 2300 वर्ष पूर्व, हमने शुरू में पढ़ा था। लेकिन पतन कब हुआ इसका, तो हम बात करेंगे 2200 वर्ष पूर्व में इसका क्या हो गया, पतन हो गया। जब इस साम्राज्य का पतन होगा तो बहुत सारे शासक आके अपने अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत की बात करें तो उस समय हिंदी यवन शासकों का शासन रहा था। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। और साथ में जब ये कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में 100 वर्षों बाद में कौन आए, शक लोगों का क्या हो गया, शासन। कहाँ से, कहाँ के लोग थे ये, मध्य एशियाई लोग। अगर पूछे शक का उदय हुआ था, लेकिन ये शक कहाँ से आए थे, तो मध्य एशियाई लोग थे। और हिंदी यवन शासकों का शासन कहाँ पर था, पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में। अगर हम बात करें शकों की, तो शकों के साथ में सातवाहनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, क्योंकि पैरेलल ही थे, पैरेलल ही इनका साम्राज्य था, तो आपस में इनके लड़ाइयाँ युद्ध चलते रहते थे। सातवाहन शासकों की स्थापना कब हुई, सबसे पहले 2100 साल पहले। कब हुई, 2100 साल पहले स्थापित हुई। कितने वर्षों तक चला, 400 वर्षों तक। और इस साम्राज्य के बाद में कौन सा साम्राज्य है, वाकाटक वंश। कहाँ पर, पश्चिमी भारत में। और कितने वर्ष पहले, 1700, क्योंकि 2100 में तो ये था, 400 घटा दिया तो टोटल कितना आ गया, 1700। तो 1700 वर्ष पहले इस वंश की स्थापना हुई, वाकाटक वंश की स्थापना हुई। आगे हम बात करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हिंदी यवन शासकों का शासन रहा, 500 वर्षों तक शक व छोटे मोटे साम्राज्य रहे। उसके बाद में उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत व मध्य भारत की बात करें तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसने क्या किया था, अंतिम राजा जो मौर्य सम्राट था उसकी हत्या कर दी। और कौन से वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में कौण वंश की स्थापना हुई, और इनके बाद में 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन कौन से वंश आए, पहले तो शुंग आया, फिर कौण आया, कौण के बाद में 1700 वर्ष पहले कौन से साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, जो हम आगे आने वाले अध्याय में चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 वर्ष तक चोलों, चेरों और पांड्याओं का शासन रहा। और 1500 साल पहले चालुक्य और पल्लव, दो बड़े राज्यों का शासन रहा। साथ में बात करें चीन की दीवार की, चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू हुआ 2400 साल पहले, लगभग 2000 वर्ष तक का ये कार्य चला। ये जो है इसकी जो सीमा थी वो समय समय पर बदलती रही, क्योंकि साम्राज्य बदलता रहा। ये जो चीनी दीवार का जो निर्माण है क्यों करवाया गया था, वो करवाया गया था पशुपालकों से सुरक्षा के लिए। साथ में कितनी किलोमीटर लंबी, 6400 किलोमीटर लंबी बनाई किससे गई थी, पत्थर व ईंटों से। और साथ में 100 से 200 मीटर पर इनके क्या स्थित हैं, बुर्ज स्थित हैं, किसके लिए, चौकीदारी के लिए। तो आज हम बात करते हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, खुशहाल गांव, पहले नाम से पता चल रहा होगा। खुशहाल गांव का मतलब है वहाँ पे समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो क्या होगा, वहाँ की किसान जो खेती है, खेती अच्छी होगी, उपज वहाँ की अच्छी होगी। इसके अलावा हम समृद्ध शहर की बात करेंगे तो समृद्ध शहर का मतलब है वहाँ का जो व्यापार है वो अच्छा होगा। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में एक जगह की बात करेंगे, वो है अरिकमेडो। इसके अलावा एक रोम की भी हम साथ में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए क्लास को। पहला टॉपिक रहेगा लोहे के औजार की खेती, लोहे के औजार और खेती। अब देखो सीधी सी बात है, लोहे के औजार की हमने जो बात पिछले चैप्टर में कर चुके हैं।
लोहे के औजार कहाँ से मिले, कैसे मिले, कब इसकी जो है खोज हुई थी, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में फिर से आए तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इसके जो साक्ष्य कहाँ से मिल चुके थे हमें, महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि लोहे के जो औजार थे वो जो है कब्रों में मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि वो इंसान के साथ में उसके जो औजार थे, उसके जो खाने पीने के सामान थे, वो दफन कर दिए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो इसके साथ में जंगलों को साफ करने के लिए लोहे से क्या बना ली, कुल्हाड़ी बना ली, और जुताई के लिए हलों के फाल बना लिए। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो अगर हल बन गए, कुल्हाड़ी बन गई, जंगल साफ हो गए, तो खेती का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होना बनता ही है। तो क्या हुआ, खेती में उपज अधिक बढ़ी। अब बात करेंगे उपज के बारे में। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, एक तो लोहे की खोज हो गई, मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, जंगलों को साफ किया और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दी। तो साथ में अब खेती तो कर ली, चलो ठीक है, हमने जो जंगलों को साफ तो कर दिया, लेकिन उसके लिए खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये क्या करने लगे, उसके लिए करने लगे सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब बात करते हैं कि जो गांव के लोग थे, गांव में और शहरों में दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं गांव की। तो गांव में कौन लोग रहते थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो गांव में कौन लोग रहते थे, मेन क्वेश्चन ये है। तो कितने प्रकार के पूछेगा, तो 3 प्रकार के लोग रहते थे। उनमें हम बात करें अगर तमिल क्षेत्र की, तो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उनको वेल्लला कहा जाता था। इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेल्लला किसे कहा जाता था, तो आंसर होगा तमिल क्षेत्र में बड़े बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। साथ में बात करें साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम होगा उणवार। अगर हम बात करें भूमिहीन, मजदूर, दास, इनके बारे में, तो इनको क्या कहा जाता, कैडसियार और अदिमई, कैडसियार और अदिमई। आगे हम बात करेंगे देश के उत्तरी हिस्से की। उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और ये जो पद था, ये पद हमेशा वंशानुगत हुआ करता था। सामान्यतः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ग्राम भोजक हुआ करता था। अब ग्राम भोजक की नियुक्ति तो होती नहीं थी, वंशानुगत होते थे। अब एक बार जो बन गया वो बनता ही रहता था। और कौन होता था, मैक्सिमम ये सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साथ में आपको ये बात बता दूं, जो ग्राम भोजक है इसी को ही सेना की भी जिम्मेदारी मिली हुई रहती थी, क्योंकि उसके ग्राम की पूरी जिम्मेदारी ग्राम भोजक की होती थी। साथ में राजा अगर कोई आदेश देता था तो ग्राम भोजक को देता था। कर वसूली का कार्य ग्राम भोजक का था। तो मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ग्राम का राजा कौन हो गया, ग्राम भोजक हो गया। आगे हम बात करेंगे ग्राम भोजकों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। स्वतंत्र जो छोटे छोटे स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इसे भी याद कर लेना, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है, वर्ड्स हैं, इनको याद करना जरूरी है। तो गृहपति किसे कहा जाता था, जो छोटे मोटे स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। अब देखो आगे जाके संगम साहित्य, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिल में जितनी रचनाएं हुआ करती थी उन सबको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। और ये कब हुई है, 2300 साल पहले की रचनाएं हैं। अगर हम बात करें तो आप आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। एक कमेंट में आप आंसर देना। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो आप इजीली आंसर दे दोगे। अब हम बात कर रहे हैं तमिल की। तमिल मतलब दक्षिणी भारत की। तो मदुरै की बात करना भूल नहीं सकते। मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। किनका किया जाता था संकलन किया जाता था संगम साहित्य का, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में। आगे हम बात करेंगे नगर की। अभी हमने बात की है गाँव की, अब हम बात करेंगे नगर की। नगर की जैसे ही बात करेंगे, क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। जितने भी वर्ड मैंने ये बोले हैं, ये के सारे वर्डों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही हमें पता चलेगा कि एक नगर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम एक वर्ड की बात कर लेते हैं। जिस तरह की हमने एक बात की थी संगम साहित्य की, जो तमिल की थी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जातक कथाओं की। जातक कथाएं क्या होती है ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं या आप भिक्खु बोल सकते हो, बौद्ध भिक्खुओं ने इनका संकलन किया। तो क्या थी, एक आम लोगों में प्रचलित कहानियाँ थी और संकलन किन्होंने किया था, इसको बौद्ध भिक्खुओं ने। आगे बात करेंगे, अनेक शहरों में वले कूप मिले हैं। और वले कूप गुसल खाने, नाली, कूड़े
के लिए प्रयुक्त होते थे। ये लोगों के घरों में भी होते थे। तो आपको क्या याद करना है कि शेरों में क्या मिले हैं, वलेकूप मिले हैं। ये आंसर किस में आता है, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चंस टाइप में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करें सांची की। सांची के स्तूप की हम पहले ही बात कर चुके हैं। सांची के स्तूप की बात कर ली, तो आप ही मुझे ये बताइए, लिख रखा है आपके स्क्रीन पर, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और सांची किस लिए फेमस था, उसकी मूर्ति कला के लिए। अब एक जगह आई है बेरी गाजा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। तो क्वेश्चन बनता है भरूच का यूनानी नाम क्या है, बेरी गाजा। और बेरी गाजा क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, भरूच का यूनानी नाम। आगे बात करेंगे, जो ये जगह है बेरी गाजा, यहाँ पर क्या आयात किया जाता था और क्या निर्यात किया जाता था। तो आयात की जैसे बात करें तो शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना व चांदी के सिक्के, ये सब आयात किए जाते थे। जबकि निर्यात की जब बात करेंगे तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, रेशम, सूती कपड़ा, इत्र और कार्निलियन, ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो दोस्तों इन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने इसमें लिखा है। वैसे और भी चीज़ें निर्यात आयात की जाती थी, लेकिन जो एग्ज़ाम में जनरली पूछ लेते हैं वो यही चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे सिक्कों की, क्योंकि सिक्के से उस साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि वो साम्राज्य किस प्रकार था। तो सिक्कों की बात करें तो प्राचीन सिक्कों में जब बात करते हैं तो उनको कहते हैं हम आहत सिक्के। तो आहत सिक्के, सबसे पुराने आहत सिक्के लगभग 500 साल तक चले। कितने साल तक चले, 500 साल तक। और कैसे थे वो, वर्गाकार थे, आयताकार थे और वृत्ताकार थे। किसके बने होते थे, चांदी या तांबे के आहत कर आकृति बनाई जाती थी। अब आहत सिक्के इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि चांदी और तांबे का धातु लेकर, और ये क्या कोई जो आकृति है वो उकेर देते थे। और आकृति कैसे उकेरा करते थे, उस पर आहत करके, आहत का मतलब है उसको ठोक कर। उसके बाद में हम बात करें, ईसा की प्रथम आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे। कब तक रहे कि ईसवी, जो पहली सदी थी ईसवी की, उस तक ये क्या रहे, प्रचलन में रहे। कौन से सिक्के, आहत सिक्के। आगे हम बात करेंगे जो गतिविधियां थी नगरों की, उनके बारे में, किस तरीके की व्यवस्था थी वहाँ की। तो नगर में हम एक ही जो है नगर को सेलेक्ट करेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो नगर है मथुरा। तो 2500 से भी ज़्यादा समय तक ये क्या रहा, महत्वपूर्ण नगर रहा। यहाँ पर यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे। पहला रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व, मतलब जो है एक रास्ता हो गया उत्तर पश्चिम से पूर्व का, और दूसरा हो गया उत्तर से दक्षिण का। तो इस एक रास्ता इस तरीके से हो गया और एक रास्ता इस तरीके से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने पूरी दिशाएं कवर कर ली। जो है ये जो उत्तर पश्चिम वाला रास्ता है कुछ इस प्रकार से होगा। पहला वाला जो रास्ता है उत्तर पश्चिम, कौन सा वाला एरिया ये है, और उसके बाद में ये पूर्व। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमारे पास में एक रास्ता, दूसरा इस तरीके से रास्ता हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम बात करेंगे शहरों के चारों ओर क्या लगी हुई थी, किलेबंदी। किसकी बात कर रहे हैं, मथुरा शहर की। और अनेक मंदिर भी वहाँ पे पाए गए जो कि आज भी विद्यमान है, मंदिरों के लिए ही वो प्रसिद्ध है। जब मंदिर है तो वहाँ पर क्या पाई जाएगी, मूर्तियाँ पाई जाएगी। मूर्तियों का केंद्र भी क्या कहलाता है, मथुरा ही कहलाता है। और आगे बात करें कि सन 2000 साल पहले, कब 2000 साल पहले, कुषाण जो शासक थे उनकी दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो वो थी मथुरा। और कुषाणों का शासन कब हुआ, लगभग 2000 साल पहले। आगे बात करें, जब मूर्तियां थी, अनेक मंदिर मिले हैं वहाँ पे, तो ये क्या था, एक धार्मिक केंद्र भी था। आगे बौद्ध विहार व जैन मंदिर भी मिले। कृष्ण भक्ति के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, जो कि आप अच्छी तरह जानते हो। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण भगवान के लिए प्रसिद्ध है। दान का और संक्षिप्त दान का भी उल्लेख मिला है यहाँ पे, और संक्षिप्त अभिलेख मिले। जो अभिलेख हैं मथुरा के, उनकी विशेषताएं क्या है कि ये अभिलेख कैसे हैं, संक्षिप्त अभिलेख हैं। आगे हम बात करेंगे शिल्प व शिल्पकार की। तो शिल्प में जैसे ही बात आएगी तो शिल्प का मतलब हो गया कोई कार्य या कारखाने टाइप की कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पात्र की, उसका नाम है NBPW। इसका मतलब हो गया उत्तरी काले चमके पात्र।
अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे तो हो जाएगी उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, ये कैसे होते थे? कठोर होते थे, चमकीले होते थे और किससे निर्मित होते थे? चाक से। बहुत बारीक होते थे लेकिन क्या होते थे? चमकीले होते थे और कठोर होते थे। कहाँ पर पाए जाते थे? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ये अधिकतर पाए तो और भी जगह पे जाते थे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पाए गए हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। अभी तक हमने भारत की बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं ओनली उपमहाद्वीप की, और उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उपमहाद्वीप का भाग था। आज भारत छोटा सा रह गया, लेकिन उस समय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कपड़ों के केंद्र। उस समय कपड़ों के केंद्र कौन कौन से? अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में कपड़ों का केंद्र था वाराणसी। कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट करके बताइए वाराणसी कहाँ पर स्थित है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन सी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं? आपको ये दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में हम बात करें दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग में मदुरै नाम की जगह फेमस है। और मदुरै में की बात हम पहले भी कर चुके हैं। मदुरै की बात करी थी हम संगम साहित्य के समय पर। कुछ हम बात करते हैं शिल्पकार की श्रेणियों के बारे में। श्रेणी क्या चीज़ है? तो श्रेणी की बात करें तो शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे, और इन संघों को क्या कहते हैं? श्रेणी। अब देखो, शिल्पकार की श्रेणी अलग हुआ करती थी और व्यापारियों की श्रेणी अलग हुआ करती थी। अगर हम शिल्पकार की श्रेणी की बात करें तो इनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे व्यापारियों की श्रेणी की। तो व्यापारियों की श्रेणी क्या करती है? व्यापार का संचालन करती थी। अब एक इम्पोर्टेंट जो है अरिकमेडु नगर, उसकी बात करते हैं, पांडिचेरी नाम से इसकी हम बात करते हैं। ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। ठीक है, तो कितने साल पहले था ये पत्तन? 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। अब पत्तन का मतलब क्या हुआ? एक बंदरगाह था। बंदरगाह होगा तो वहाँ पे जहाज जरूर आएंगे। जहाज क्यों आएंगे? क्योंकि सामान उतारने वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर जहाज के सामान उतारते थे। और किससे बना हुआ था ये? ईंटों से बना एक ढांचा मिला है वहाँ पे हमें। उसको क्या संबोधित क्या कहा गया है? कि गोदाम होगा। जनरली जब सामान वहाँ पे उतर रहा है तो वहाँ पे एक गोदाम भी मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ईंटों से बने ढांचे को क्या बोल दिया हमने? गोदाम बोल दिया। और भूमध्य सागरीय के जो एरिया है उसके एम्फोरा जैसे पात्र हमें यहाँ से मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह का जो व्यापार था वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से था, क्योंकि वहाँ के जैसे जो पात्र है, एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ से मिले हैं। अरेटाइन जैसे मोहर लगे चमकदार बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किससे व्यापार था? रोमन साम्राज्य से, रोम से इसका व्यापार था। मन के बनाने के साक्ष्य भी हमें अरिकमेडु से मिले हैं। अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि मन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि जो है मन के बनाने के कारखाने मैंने उस समय आपको पढ़ाए थे। एक का नाम तो मैंने चनहुदड़ो बता दिया, और बाकी दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बात करेंगे हम रोम की। अगर हमने यहाँ पे देखा है कि रोम से इसने क्या किया था? व्यापार किया था। थोड़ा सा रोम के बारे में जान लेते हैं। रोम क्या था? रोम एक यूरोप का सबसे पुराना शहर था। कहाँ का था? यूरोप का सबसे पुराना शहर कौन सा था? रोम। 2000 साल पहले ऑगस्टस नाम के एक शासक थे। ऑगस्टस नाम के एक शासक थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और उन्होंने क्या कहा था? रोम किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था, जिसको मैंने संगमरमर से बनवाया है। किसने बनवाया? ऑगस्टस नामक एक शासक ने। और उन्होंने और क्या बनवाए? रंगमंडल भी बनवाए, बड़े बड़े रंगमंडल भी बनवाए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम की या फिर व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। अगर आपको पुरानी PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप में जाते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पुरानी PDF को मांग सकते हो, और ये PDF मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। CTET का पूरा कोर्स मैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट पूरा YouTube पर करवाऊंगा, तो इसलिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ में जो क्विज़ वगैरह ग्रुप में पूछी जाती है उसका आंसर सभी लोग दिया करो। जितना आंसर दोगे, एक बार गलती ही तो होगा, लेकिन गलत होगा तो अगली बार वो सही भी होगा, तो आंसर सभी लोग दिया करो।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।